गुड आफ्टरनून सभी को। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंटर्स जो इंडियन ज्योग्राफी के हम लोग पढ़ रहे थे उनको हम लोग देखते हैं। जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, 2.4%। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है तो ये श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका में प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ऊपर होता है। राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है? जहाँ सरकार का मुखिया जो है वो, या सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है, तो वो राष्ट्रपति शासन है। जहाँ पर कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, वहाँ पर वो संसदीय प्रणाली का शासन है। ठीक है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में वह शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है तो कलकत्ता है ना, कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। भारत का भारत नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, उसमें शहर दिए गए होंगे 4, उसमें पूछा गया होगा कि कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा है। तो कर्क रेखा के नज़दीक आप कर्क रेखा और राज्यों की स्थिति थोड़ा सा दिमाग में अपना लगा के ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देख लो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से जा रही है, कौन कौन सी जगह से जा रही है, तो उन जगहों से क्या डिस्टेंस है उसकी, तो वो जो है आप जान जाओगे। भाई ऐसे पूछेंगे भाई आपके घर से जो है गांधीनगर कितनी दूर है, तो आपको पता होना चाहिए लगभग कितनी दूर है ना। पूरा जो है उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कितने राज्य, ये कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर से है? तो मणिपुर में है। कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। 9 राज्य तटीय रेखा पर स्थित हैं, मतलब समुद्र के किनारे स्थित है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मध्य मिलन बिंदु कौन सा है? तो 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश में मिलती है। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से दूर अलग करता है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि भारत मानक समय या मुतवर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये आपको बताया था, ये बहुत क्वेश्चन करवाए थे। 15 डिग्री वाले जितने क्वेश्चन थे वो आपको बहुत करवाए थे, है ना। 15 डिग्री में 1 मिनट बढ़ता है, वो आप लोगों को खूब बताए थे हमने। तो जो समय होगा 12 बजे हैं इंडिया में, ठीक है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो इंडिया 5:30 प्लस 5:30 है एक, तो इंडिया में क्या है? प्लस 5:30 है। तो ये देख लो कि जीएमटी से कितना जो है, जीएमटी में कितना होगा, ग्रीनविच जो टाइम है वहाँ कितना होगा। यहाँ 12 बजा है तो वहाँ कितना बजा होगा? ग्रीनविच में कितना बजा होगा? बताओ, 5:30 कम कर दो, 6:30 बजा होगा सुबह का, है ना, 6:30 बजा होगा। और ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री को 15 से जो है, 120 डिग्री को 15 से भाग करिए, चार डिग्री में क्या होता है? 1 मिनट होता है 4 डिग्री में, तो इसको 4 से भाग कर लो, बल्कि 4 से भाग कर लो, फिर उसको 6:30 में जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? आपका 2.5 आ जाएगा।
ठीक है, 2:30 बज जाएगा। सर दोबारा बता दीजिए। ये तो पढ़ाए थे क्वेश्चन सब हमने इसके। एक जो है 1 डिग्री जो है आपका 1 मिनट टाइम जो है कितने देर में होता है? हाँ सर, वो 4 4 मिनट के बाद बता दीजिए। 4 मिनट के बाद किससे मल्टीप्लाई करनी, किससे नहीं डिवाइड करना, एक बार प्लीज। नहीं नहीं, भारत का टाइम कितना है? 5.5 घंटा अधिक है ना ग्रीनविच से। भारत का टाइम कितना है? इंडिया का टाइम कितना है? 5.5। 30 मिनट। 5.5 घंटा अधिक है, तो यहाँ 12 बजा है, तो वहाँ कितना बजा होगा? तो यहाँ 12 बजा हुआ है, तो वहाँ कितना बजा होगा ग्रीनविच पे? तो वहाँ 6:30 बजा होगा सुबह के। 6:30। ठीक है, यही तो होगा। अच्छा, पूछा गया है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में, पूछा गया है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में। तो ये ग्रीनविच क्या है? ये 0 डिग्री है। तो 120 में क्या होगा? 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर टाइम कितना आगे होगा इससे? 120 डिग्री में कितना आगे होगा? 120 480। 12, हाँ 12 चक्कू 48, 4 से गुणा करेंगे ना इसको। यस सर, 480 मिनट। हाँ, 4 से गुणा कर देंगे इसको। डिवाइड बाय 60। 480 मिनट मान लो अधिक हो गया, 480 मिनट। तो ये कितना बजा हुआ है? ये 6:30 बजा हुआ है। 6:30 से 480 मिनट आगे कितना होगा टाइम? इसको 60 से डिवाइड करो, तो कितने कितने घंटे हो गया? 8 घंटे हो 8 गए। घंटे। हाँ, तो 8 आठ घंटे हो गए ना। 8 घंटे करोगे तो कितना हो जाएगा? 2:30 बज जाएगा दोपहर का। यस सर। सर आ गया समझ में। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, यही तो बताया था अभी। 1 डिग्री में कितना मिनट है? 4 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट है। ठीक है, 15 डिग्री में क्या है? 15 डिग्री में क्या है? 1 घंटा है। 1 घंटा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, 120 को 15 से भाग कर दो, जो हम पीछे कर रहे थे अभी कि 100, ये जो आपका इसको 15 से भाग कर दो, 15 से भाग करोगे तब भी 8 आ जाएगा, है कि नहीं? 15 8 120, 8 जोड़ दो तब भी 2:30 बज जाएगा। मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक क्या है? तो इलाहाबाद के नज़दीक जो जो दिया गया होगा उसमें मिर्ज़ापुर है। वैसे कहाँ है? नैनी में है, प्रयागराज में। ये अभी बहुत मालदीव के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है इंडिया का। ठीक है, मालदीव के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है। वहाँ के एक नए, आपको पता है कि राष्ट्रपति आ गए हैं, तो मोयज्जू नाम क्या है राष्ट्रपति का वहाँ का? मोहम्मद मोयज्जू। मोहम्मद मोयज्जू नाम है इनका। तो पहले इंडिया इनको खूब हड़काया। ठीक, अब ये चाइना पहुँच गए। अब ये चाइना पहुँचे तो चाइना से लौट के आ गए, तो ये गाना गा रहे हैं। क्या गाना गा रहे हैं पता है? क्या गाना गा रहे हैं? ये गाना गा रहे हैं, हमका जोश जमा रहा है। नहीं, गाना गा रहे हैं, छोटा बच्चा जान के हमको ना आँख दिखाना रे, ताराम पम पम। यस सर, यही तो कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। और इसने जो है इंडिया को अल्टीमेटम दे दिया है कि ऐसा है, 15 फरवरी तक अपनी सेनाएं जो यहाँ पड़ी मालदीव में, इनको हटा लो। ठीक, और चाइना ने भी बोल दिया है कि भैया छोटे बच्चों को मत आँख दिखाओ, तुम छोटा बच्चा समझ के उसको हड़का रहे हो, मतलब तुम हमें कुछ कह नहीं पाते हो, तो तुम जाके बच्चों को जाके उनसे टाफ़ी छीनोगे, हैं? तो मोदी जी यही कर रहे हैं, आजकल बच्चों से टाफ़ी छीनना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हड़का रहा है बहुत। चाइना के पास पहुंच गया शिकायत लेके, अब उसके दम पे फूल रहा है। मालदीव इम्पोर्टेंट है। मालदीव के साथ इंडिया की जो सीमा है क्या है? 8 डिग्री चैनल। तो याद कर लो, ये पूछा जा सकता है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? जहाँ भी मोदी जी गए थे, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। कहाँ? लक्षद्वीप गए थे ना मोदी जी, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अरुणाचल प्रदेश में
तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय का समय क्या है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर है, 7 बजे होगा। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी भारत ने? तो 92 डिग्री 30 मिनट पूरब। सबसे लास्ट में यही है, तो इसी देखी गई। भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं? उज्जैन को। क्यों कहते हैं भारत का ग्रीनविच क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में यहीं पर समय नापने का सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था यहाँ पर सिस्टम, उज्जैन में ही, वहीं से समय नापते थे। तो भारत का ग्रीनविच है। रेडक्लिफ लाइन सीमा किसके किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा किसके साथ है इंडिया की? डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। सूर्य की अनुलंबित किरण, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है वैसे। नहीं, वो पाकिस्तान कहता है, वो पाकिस्तान कहता है। ऐसा हुआ था कि पहले क्या था, यूके वाले रेंज में। अरे बात सुनो। ऐसा है कि ये रेखा कब बनाई गई थी? ये रेखा बनाई गई थी अंग्रेजों के समय में। कब बनाई गई थी? अंग्रेजों के समय में। तो अंग्रेजों का जो भारत था, उसमें कोई भारत पाकिस्तान अलग थोड़ी ना थे। उसमें क्या था, भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो जो कुछ था वो भारत था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा बनाई गई थी, डूरंड रेखा। ठीक है, अंग्रेजों ने ही अफगानिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया था। पहले इंडिया का ही पार्ट था, मतलब अंग्रेजों का ही हिस्सा था। बाद में भारत अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ, उसके बाद समझौते में अफगानिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। तो अब समझिए, अभी भी कुछ किलोमीटर जो है अफगानिस्तान की कश्मीर में सीमा भारत से मिलती है। जो नक्शा है ना, 106 किलोमीटर। हाँ, मतलब 106 किलोमीटर, कुछ ही किलोमीटर ना, मतलब 106। अफगानिस्तान से मिलती है। हाँ, 106 मिलती है। तो वो सीमा क्या कहलाएगी बताओ? डूरंड लाइन कहोगे ना उसे। बाकी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच वो भी डूरंड लाइन है। मतलब डूरंड लाइन जो है वो दोनों है, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो वो भी है, और चाहे वो किसके बीच में हो, भारत अफगानिस्तान के बीच में हो। लेकिन मेन रूप से तो इंडिया अफगानिस्तान ही था। ठीक है, मुख्य रूप से इंडिया अफगानिस्तान ही था। भारत का प्राचीनतम भाग कौन सा है? तो दक्कन का पठार जो है वो सबसे पुराना भाग है। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तटरेखा मतलब समुद्र के साथ किनारा, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। सिलवासा कहाँ की राजधानी है? सिलवासा दादरा एवं नागर हवेली इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो दिल्ली है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में, आप जानते हैं, बनारस के पास में। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली था, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख ये सब अभी बना हुआ है, जल्दी बना हुआ है। 69,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर पूर्व की 7 बहनों में के परिवार में 8वीं बहन कौन सी थी? आखिरी में कौन शामिल हुआ? आखिरी में सिक्किम शामिल किया गया था। जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें सिक्किम जो है वो सबसे लास्ट में शामिल किया गया। वो राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बीच में त्रिपुरा है बेचारा, और आसपास जो है वो बांग्लादेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वही है जहाँ मोदी जी गए थे, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। वहाँ शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो वहाँ लिखी होंगे, उसमें देख लेंगे। ये क्वेश्चन छोड़ दो, इसका पॉइंट हटा दो। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं,
पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा, बता ही चुकी है आपको। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। बांग्लादेश और म्यांमार से किसकी सीमा लगी हुई है? मिजोरम की। ठीक है, म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? म्यांमार की सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण रहेंगे, ऐसे आएंगे तो क्या है क्रम? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड पड़ेगा, फिर मणिपुर, फिर लास्ट में मिजोरम। ठीक, ये तट है कुछ जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। ये कौन कौन सी जगह पर है? खोखला जो है, घोघला द्वीप में है, कासरगोड कर्नाटक में है, कप्पड़। सर ये ब्लू फ्लैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग जो है जहाँ जहाज आ सकते हैं। ठीक है, ब्लू फ्लैग उन्हीं को मिलता है। रूसी कोंडा, आंध्र प्रदेश, ये नाम है उनके। हालांकि बंदरगाह नहीं होते हैं लेकिन तट हैं, इनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। और रेड फ्लैग अगर मिल जाए मान लो तो नहीं आ सकते, फिर तो वो क्या होंगे कि वो जगह जो है वो बिल्कुल भी उसके लिए उचित नहीं होगी। भारत की अच्छा, ये सब जहाज होते काम किस आते हैं? ये सब मछली वछली पकड़ने के लिए अधिक काम में आते हैं। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? समुद्र तल से 12 समुद्री मील तक। ये इंडिया का खुद का जल क्षेत्र है, 12 समुद्री मील। ये समुद्री मील नाटिकल मील बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 12 समुद्री मील तक जो है इंडिया का खुद का जल क्षेत्र है। ये भारत की सीमा है। ठीक है, इंडिया की सीमा है, अपनी खुद की सीमा है, जल की सीमा। भारत का वह राज्य जिससे कर्नाटक कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बहुत सारी जगह से नहीं गुजरती है, वो देख लो कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये फिर वही चंडीगढ़ क्या है? प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन शैक्षिक नगर है। धनबाद खनन नगर है। आबू पर्यटन नगर है। ठीक है, अब दर्रा देख लो कहाँ पे दर्रा है। दर्रा खूब पढ़ाया था तुम लोगों को अलग से हमने पढ़ाया था। देवसा हिमाचल प्रदेश में, नीति उत्तराखंड में, चांगला लद्दाख में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है डोडा बेट्टा। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौन से पर्वत शिखर है? तो त्रिशूल शिखर। त्रिशूल शिखर जो है वो बागेश्वर जिले में है। बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है, बेल्लारी भी बोलते हैं इसको। चिन श्रृंखला ये मणिपुर में है। धोसी पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी। जो हमने आपको वो दिया है एक ये ग्राम कौन सा दिया था कि घोल के पी लो वाला, तो उसमें ये सब दिया था हमने, उसमें दिया था ये सब। जिन लोगों ने घोल के पिया होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा। सब नहीं पिए होंगे, गले में अटक गया होगा तो अलग बात है, थोड़ा गर्म पानी पी लो। गुदला मानधाता शिखर कहाँ स्थित है? हिमालय पर। सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ जो हैं वो सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। जम्मू और कश्मीर शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक, इसी श्रृंखला में वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है। भारत में खनिज भंडार के रूप में धारवाड़ क्रम, ये बहुत ही धारवाड़ जो टाइप की पहाड़ियाँ हैं इसमें बहुत ज़्यादा खनिज है। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन किसके लिए हैं? पश्चिमी घाट के लिए। इसका पूर्वी ढाल जो है वो नीचा होता पठार है और इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। कंचनजंगा सब जानते हैं सिक्किम में है, भारत। अक्साई चिन्ह का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्वतवाची है, महान हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, अभी वो पढ़ चुके हो। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वे हैं धौलाधार और पीर पंजाल।
उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों पर ही जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। जैसे ये दक्षिण भारत है इंडिया का, तो ये जो है आपके क्या इधर आपका पूर्वी घाट है, इधर आपका पूर्वी घाट है, ठीक है, पूर्वी घाट, और इधर आपका पश्चिमी घाट है। तो जहाँ पर ये मिलेगा, जिस जगह पर ये मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये जगह पर क्या है? इस जगह पर आप, हाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर मिलते दिखाई पड़ेंगे दोनों, वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन से हैं? तमिलनाडु और केरल। केरल और तमिलनाडु के बीच में क्या है? कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक, केरल और तमिलनाडु के बीच में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भारतीय प्रायद्वीप है, समुद्र से घिरा हुआ, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी, याद कर लो। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लघु हिमकाल माना गया है 1650 से 1870 ईस्वी को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल। सबसे नवीन, मतलब कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू मनाली नाम सुना है? कुल्लू मनाली, तो कुल्लू जो है वो किसके किसके बीच में है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। सबसे नवीन पर्वत कौन से हैं? शिवालिक। धौलाधार और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? लघु हिमालय में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पहाड़ स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है, ये है सतपुड़ा। अब फिर वही देखो आगे, घोल के पीने वाला। केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडा बेट्टा। याद कर लो भैया, पढ़ लो यार, नोट्स तुम लोग काहे नहीं पढ़ते हो। फिर देखो आगे वही नोकरेक मेघालय, अगस्तमलाई केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश। खूब पूछा जाता है ये चीज़, गलत करके आओगे तो पछताओगे, काश बात मान ली होती। मैकाल रेंज कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य में क्या स्थित है? लेह लद्दाख जो है। दंडकारण्य कहाँ स्थित है? दंडकारण्य का जंगल, दंडकारण्य, ये रामायण में खूब आता है। दंडकारण्य का जिक्र है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जंगल है, दंडकारण्य। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड में है, ठीक। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? तो प्लीटोस्टोन व अभिनव जवाब, इसका ये विस्तार है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को बोलते हैं भाबर। उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र है उसके जो किनारे किनारे मैदान है, ठीक है, उसे बोलते हैं भाबर, ठीक है। भाबर खादर, ये दो प्रकार के मैदान होते हैं। भाबर खादर तराई, ये मैदान है सब। तो ये भाबर जो है वो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ समतल मैदान है। पंचनद में सम्मिलित नहीं है, 5 नदियों में सिंधु नहीं सम्मिलित है। पंजाब जिसका नाम पड़ा, पंजाब 5 नदियों के नाम पर, उसमें सिंधु का नाम नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? कैलाश पर्वत पर, जो कैलाश श्रृंखला है वहाँ से सिंधु नदी पैदा होती है। वह नदी जो हिमालय को 3 श्रेणियों को आर पार काटती है, हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है, वह है सतलज। दूध गंगा कहाँ स्थित है? दूध गंगा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है।
सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है? शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी, देखो ये फिर वही 3 श्रेणी, सभी श्रेणी। सतलज। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलज। ठीक है, कहाँ से निकलती है बताओ, कोई सतलज कहाँ से निकलती है? सर कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है शायद। हाँ गुड, सही है, बिल्कुल फिट। सही है तो कहाँ है वो कैलाश मानसरोवर? सर। चाइना में आता है, तिब्बत के पठार। चाइना के कब्जे में है मानसरोवर। मोदी जी खाली मालदीव मालदीव को हड़का रहे हैं, ये नहीं कहते कैलाश मानसरोवर शंकर जी हमारे हैं तो कैलाश मानसरोवर को लाएंगे अपने हिस्से कब्जे में करेंगे। हाँ, ये सब नहीं कर पाते। व्यास व सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है क्या? विश्व द्वार। वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है, माजुली। माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। वह नदी जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पार्टी चेंज कर ली, नदियाँ भी पार्टी चेंज करती हैं। पहले कांग्रेस में थी, ये भाजपा में पहुँच गई। तो कौन नदी ऐसा काम किया? पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। सर ऐसा क्यों हुआ लेकिन? पर ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसका ना तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार। देखो तुम्हारे सर ने तुमको बता दिया, तुम्हारे सर ने तुमको बता दिया, तिरस्कार कर दिया। यार नदी भी तिरस्कार करती है कहीं? हाँ सर, मतलब पार्टी चेंज का मतलब है किसी ने आपको निकाल दिया, गंगा ने निकाला, ब्रह्मपुत्र में अपना दिया, तिरस्कार कर दिया उसका। कोई कहाँ निकालेगा? कौन तनख्वाह दे रही थी उसको? वो क्यों निकाल? याद करने के लिए मैंने वो फॉर्मूला बनाया है। तुमने फार्मूला बनाया? फार्मूले की बात नहीं है, क्यों हुआ ऐसा ये पूछ रही है। सर ये तो प्राकृतिक है, कभी भी चेंज हो सकती है, अरे लहरें बदलती हैं। ऐसे कैसे प्राकृतिक? प्राकृतिक क्या है? ऐसे प्राकृतिक नहीं होता देखो कुछ भी। देखो, ये नदियाँ जो हैं, नदियाँ कहाँ बहेंगी, कैसे बहेंगी? नदियाँ हमेशा जो है वो ढाल में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? ये सर नदी बहती है ढाल पे, ठीक। अब ढाल जो है वो बनाया जाता है, ढाल बनाती नदियाँ अपने आप है अपना। कैसे बनाती हैं? जहाँ से आती है, देखिए आगे का ढाल तो नहीं पता, लेकिन जहाँ भी इसका उद्गम स्थल होता है वो हमेशा क्या होगा, ऊंची जगह होगी। वहाँ से नदी जो है बहुत तेज़ी से भागती आती है, यही तो होता है। कोई ना कोई ग्लेशियर से आएगी, ग्लेशियर कहाँ होगा, ऊंचाई पे होगा। तुम लोगों ने वो देखा है जो केदारनाथ में तबाही आई थी, वहाँ ग्लेशियर फट गया था। ये ग्लेशियर छत था वहाँ पहाड़ पे, फट गया तो इसका पानी क्या बहुत तेज़ी से नीचे आया, बहुत तेज़ी से नीचे आया ना, बिल्कुल ये मतलब सैलाब समझिए, सैलाब इसी को बोलते हैं, नदी के पानी के तेज बहाव को। तो होता क्या है कि नदी बहुत तेज आती है। कभी वहाँ देखो उसमें ऋषिकेश में नदी, गंगा नदी को कैसे आ रही है, झमझम 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 झमझम, है ना, बिल्कुल दहाड़ती हुई आती है। और उसके ऊपर और देख लो तो और दहाड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो होता क्या है कि ये बहुत ही वेग से आती है, और जब वेग से नदी आती है तो कौन सी क्रिया करती है? ये क्रिया करती है जिसको बोलते हैं अपरदन क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अपरदन क्रिया, मतलब मिट्टी को काटने की क्रिया करती है। ठीक है, ये पहाड़ों को भी काटते हुए आती है, पहाड़ों को भी काटते हुए आती है, पहाड़ों का भी अपरदन करती है। तभी इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये ले आती है अपने साथ है, जिसको बोलते हैं गाद। ठीक है, गाद लेते हुए आती है। ठीक, फिर क्या करती है? फिर ये करती है कि यहाँ आकर ये नीचे भी मिट्टी को काटती है, नीचे मिट्टी काटती है, नीचे कोई मिट्टी काटती है। अब मिट्टी को काटने में क्या होता है? मिट्टी काटने में ये होता है कि मान लो यहाँ पर कठोर मिट्टी है और यहाँ मुलायम मिट्टी है, राखी समझना बात को, तो ये किधर काटेगी? जहाँ मुलायम मिट्टी है इधर अधिक काटेगी। और यहाँ जब यहाँ कठोर मिट्टी है तो इसको कम काट पाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, इसका रास्ता चेंज हो जाएगा, इसका रास्ता क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या है समझिए, जो आपका दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत है वो किससे बना हुआ है? वो बना है पठार से, दक्कन के पठार से। अब दक्कन का पठार क्या है, बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है।
प्रायद्वीप के पठार। हाँ, प्रायद्वीप पठार बहुत मजबूत है। और मैदानी भाग जो है अपेक्षाकृत क्या है, मुलायम है। ठीक है, ये मुलायम है यहाँ पर, मैदानी भाग मुलायम है। तो अधिकांशतः जो नदियाँ हैं वो दक्षिण से उत्तर में नहीं घुस पाई हैं, और ऐसे ही जो उत्तर की नदियाँ हैं वो दक्षिण में नहीं घुस पाई हैं। ठीक, वो कहीं ना कहीं से किनारे किनारे निकल गई। लेकिन ये जो तीस्ता नदी है, इसने क्या किया, इसकी जो आपादन की क्रियाएं थी वो ऐसी हुई कि ये पूरा का पूरा इसने रास्ता अपना चेंज कर लिया। इसका आपादन की क्रिया, अच्छा, आपादन सिर्फ जल की क्रिया नहीं होती है, आपादन और भी क्रिया है। हवा का भी आपादन होता है, वायवीय क्रिया भी है, हवा से भी होता है। हवा भी जो है वो आपादन क्रिया करती है। अच्छा, भूकंपीय घटनाक्रमों से या भौगोलिक अन्य घटनाक्रमों से भी आपादन की क्रियाएं होती रहती हैं। प्लेटों के खिसकने उसकने से भी आपादन क्रिया होती है। तो अब कई देखिए, कारण हो सकते हैं। हाँ, ये सब कारण हैं। अब ये समझिए तुम कि जितना भी ये राजस्थान का इलाका है, ये कहते हैं कि पहले समुद्र था। यह सबसे अधिक इलाका जहाँ पर आज रेगिस्तान फैला हुआ है, सबसे हरा भरा इलाका था ये। यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, सबसे पुरानी नदी जो वैदिक काल है। वैदिक काल में लोग जो बसे हुए थे वो कहाँ बसे हुए थे? सरस्वती। वैदिक काल में सब लोग वहीं बसे हुए थे जहाँ पर आज रेगिस्तान है। जहाँ आज रेगिस्तान है वहीं लोग बसे हुए थे वैदिक काल में। ठीक है, वहाँ भाई नदी नहीं होगा क्या करोगे? पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। आज भी यही हालत है, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो रेगिस्तान में यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी। अब क्या ऐसा हुआ कि सरस्वती नदी जो है वो सूख गई? भाई सरस्वती नदी क्यों सूख गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों सूखी वो। और वहाँ से लोग भाग के फिर गंगा के किनारे बसना शुरू हो गए। गंगा, यमुना और बाकी गंगा की जो सहायक नदियाँ थी। सहायक नदी का मतलब समझते हो क्या होता है? सहायक नदी क्या होती है? सर जो किसी से मिलती है। देखो, ये सब बेन सिस्टम है, नसों का सिस्टम है। जैसे ये गंगा आ रही है, ये गंगा आ रही है, ठीक, ये गंगा आ रही है। यहाँ पर आके दूसरी नदी मिल गई आके, यमुना मिल गई आके, तो अब क्या हो गया, दोनों मिलके पानी ले जा रही हैं। ये गंगा यमुना का पानी मिल गया, तो ये यमुना थी, मान लीजिए ये यमुना थी और ये गंगा थी। गंगा आ रही थी, इलाहाबाद में देखे हो? प्रयागराज में ये हाँ, वो एक जगह दिखाते हैं संगम, यही संगम है। देखो यहाँ पर पानी ये गंगा का है, यहाँ पे यमुना का है, दिखाते हैं, देखा तुम लोगों ने? काला पानी और सर दोनों का पानी ना अलग अलग है, कलर साफ दिखता है। अपना काला पानी सफ़ेद पानी दिखाते हैं। देखो ये काली यमुना मैया है, ये गोरी है गंगा मैया, दिखाते हैं ये चीज़ है। तो अब ये आगे क्या कहलाएगी? आगे नाम क्या इसका है? इसका नाम तो आगे गंगा ही है, आगे इसका नाम गंगा ही है। तो मेन नदी हो गई गंगा, ये इसकी सहायक नदी हो गई। इसमें कोई यमुना आगे नदी मिल गई यहाँ पे आके, तो आगे से इसका नाम दोनों का चेंज होकर यमुना हो गया, तो ये सहायक नदी हो गई यमुना की। ऐसे गंगा में पहले भी कोई मिली यहाँ पर, तो ये गंगा की सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो ये नदी सिस्टम पूरा बन जाता है। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है ये नदी सिस्टम बनता है ना? तो ये चीज़ समझिए। जवाब मिल गया तुमको बाकी? जी सर समझ में भी आ गया हमें। हाँ, ठीक, गुड। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। ठीक, ये है ब्रह्मपुत्र और सिंध। ब्रह्मपुत्र और सिंध। अच्छा, ये क्या है? हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण। ये क्या चीज़ है? नदी अपहरण क्या है बताओ? चलो, बहुत होशियार बनता कोई, बहुत बड़ा भूगोल का ज्ञाता है तो बताए नदी अपहरण क्या होता है। सर आई कैन ट्राई। हाँ बताओ, चलो बताओ, कौन बताएगा? सर नदी अपहरण का मतलब है कि हिमालय से ही ज्यादातर नदियों का उद्गम हुआ है। चलो आप बताओ कोई लोग। सर मेरे ख्याल से ये नदी है ना, वो नहीं बनाती, मतलब जैसे मट्टी का जो वो बनता है ना, ड्रेनेज, वो क्या बोलते हैं उसको सर, मतलब नदी वो बनाती है ना, इससे मट्टी वगैरह आती है साथ में। सर जड़ी बूटियां भी होती हैं इसमें बहुत अरे सारी। अपहरण का मतलब क्या होता है? अपहरण का मतलब होता है किसी को उठा ले जाना, ठीक, गायब कर देना, ये मतलब होता है अपहरण का। अपहरण
किडनैप करना। अरे कोई और बताए सर। सर आप बताइए। हम क्या बताएं, कोई और बताए पहले। अच्छा हिमालय कितने लोग, हिमालय गए कितने लोग, अच्छा बताओ हिमालय गए कितने लोग। उत्तराखंड टहले हो तुम लोग। यस सर। ये नहीं, अवधेश नहीं सही है। हिमालय गए हो, उत्तराखंड गए हो। यस सर। तो ये बताओ उत्तराखंड में, उत्तराखंड में तुम लोगों ने जो पानी पीने की व्यवस्था है, जो जो पानी पीने की व्यवस्था वो किससे है, मतलब उसके उसका जो मुख्य तरीका है वो क्या है पानी पीने का, कहाँ से पानी सर पीते हो। ऋषिकेश तो हम भी गए हैं। नहीं जैसे तुम हिमालय में जा रहे हो, टहल रहे हो, हिमालय में जा रहे हो, टहल रहे हो तुम, ठीक, ये पहाड़ अभी दूसरे पहाड़ पहुंच जाओगे ऐसे। हाँ सर, बर्फ को पानी में कन्वर्ट करते हैं। नहीं भाई, यहाँ गए फिर से ही दूसरे हिमालय पहुंच गए, तीसरे हिमालय पहुंच गए, तो यहाँ पर पानी, जैसे तुम रास्ते में पानी पीने तो क्या व्यवस्था मिलती है। सर वहाँ पे टंकी से लग बन रखी है और नेचुरल तरीके से पानी आता है। नेचुरल तरीके से पानी आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्रोत, स्रोत या सोत बोलते हैं। हाँ हाँ सर। सोता का पानी पी लो, स्रोत का पानी पी लो, बोलते हैं ये चीज़, ठीक है, सोता बोलते हैं। तो ये कहाँ से पानी आ रहा है। सर जो मतलब कहीं भी जैसे ऊपर जो ऊंचाई पर कहीं ना कहीं पानी का स्रोत होता है ना, यहाँ पे देखो पानी निकलता हिमालय है। में क्या है, हिमालय में वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। जैसे वैष्णो देवी जाते हो, कभी वैष्णो देवी जाते हो जब, यस सर। कितने लोग गए हैं वैष्णो देवी। जो वैष्णो देवी गया है वो देखेगा कि जो आपका अर्ध कुमारी है, अर्ध कुमारी, उनसे अर्ध कुमारी से जब तुम थोड़ा सा नीचे आओगे, ठीक है, तो वहीं पर आपको एक नदी सी दिखाई पड़ेगी, और बाद में क्या होता है कि वो नदी गायब हो जाती है। हिमालय में सर कहीं, सर गुप्त गंगा बोलते हैं ना उसको। नहीं वो गुप्त गंगा नहीं है, गुप्त गंगा अलग है, ठीक है। एक तो बहुत पीछे है। तो कहने का मतलब ये है कि हिमालय जो है वो उसकी ऐसी रचना है, उसकी रचना ऐसी बनी हुई है कि इसमें बहुत सारी नदियाँ जो हैं, छोटी छोटी नदियाँ, वो आती हैं और वो गायब हो जाती हैं, ठीक, वो गायब हो जाती हैं, और यही पानी आपको ये स्रोतों के रूप में दिखाई पड़ता है, रिश्ता हुआ, रिश्ता हुआ दिखाई पड़ता है ये जो ये सर रास्ता हुआ। हाँ मतलब ये क्या है कि कई कई जैसे, समझे नहीं बात को, इसे ये एक नदी आ रही है, ये एक नदी आ रही है, ठीक, एक नदी आ रही है ये, और ये बालों के जैसे, बाल नहीं है ये, बाल छोटे छोटे बाल जैसे हम लोगों के होते हैं ये, हाँ हाँ, ये बहुत पतली पतले जो है ये उसमें डिवाइड हो जाए, तो नदी तो गायब हो गई यहाँ से, दिखाई नहीं पड़ रही कि कहाँ नदी गई है, लेकिन फिर ये अलग अलग भागों में सोता के रूप में या सोत के रूप में ये सब आपको पानी रिश्ता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ से रिश्ता हुआ दिखाई पड़ेगा, या कहीं झरना दिखाई पड़ जाएगा, कहीं झरना बह रहा है, कहीं कुछ बह रहा है, कहीं कुछ बह रहा है। कई बार ऐसे मूवी में हम लोग देखते हैं कि कई बार कहीं एक जगह से पानी टपक रहा है कंटिन्यू, हाँ वो स्रोत ही तो होता है कहीं ना कहीं से आ हाँ रहा है। हाँ, तो कहाँ से ये इसकी खासियत है कि ये इस तरीके से ये अपहरण कर लेती है नदी का, हिमालय जो है नदियों का अपहरण कर लेता है, छोटी छोटी नदियाँ हिमालय में खो जाती हैं। अमरनाथ में जो सर शिवलिंग बनती है वो भी तो अचानक से बनती है ना, हाँ। छोटी सी जगह से कहीं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है अपहरण। बात को समझिए, चीज़ें पता होना चाहिए, जो चीज़ नहीं पता है वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, तब तुम लोग जान पाओगे ना चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट जो है वह नदी जिसके स्रोत बिंदु एक ही हैं, लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंध, ये दोनों जो है बहने हैं एक तरीके से। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जोंक नदी, कुछ नदियाँ दी होंगी उसमें, ये जोंक नदी नहीं उसका हिस्सा है, बाकी जितनी सहायक नदियाँ होंगी वो बेसिन का हिस्सा होंगी। फरक्का के बाद गंगा नदी, अब इसकी सहायक नदी याद कर लो कौन कौन सी, गंगा की, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या है, पद्मा। ये बांग्लादेश में जो है पद्मा, गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, ठीक। फरक्का जो है वो पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आजकल लगा है गंगा सागर का, लगा है मेला, पता है लोगों को, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है गंगा सागर का, पश्चिम बंगाल में। आपने बताया था कि जाम लगा हुआ है।
हाँ गंगा सागर, नहीं वो तो सुबह दूसरा बताया था, वो बताया था हमने उसका आपका नोएडा और उसके बीच में बताया था आपको गढ़मुक्तेश्वर। सर कलकत्ता में लगा है, हुगली नदी के पास। हाँ वही गंगा सागर बता रहे हैं ना, गंगा सागर जो है लगा है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो कलकत्ता है। तो गंगा सागर के मेला बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है इस समय। अभी यूपी के 2 सिपाही 2 साधु गए थे, उनको बहुत पीटा भी गया वहाँ। यस सर। अच्छा ये देखिए, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वो स्थान कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं वो स्थान है देवप्रयाग। देखो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो किस नाम से होता है? सर हिमालयन माउंटेन, हिमालय ग्लेशियर। नहीं नहीं, नहीं, किस नाम से होता है राखी? गंगोत्री में सर मैं अभी बताऊंगी। गंगोत्री जो है, गंगोत्री से निकलती है गंगा, ठीक, गंगोत्री से निकलती है। किस नाम से निकलती है गंगा? सबसे पहला नाम क्या है? सबसे पहला नाम उसका है भागीरथी। क्या नाम है उसका? भागीरथी नाम है उसका, ठीक है। फिर ये अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? ये देवप्रयाग मिलती है, फिर गंगा बन जाती है सर ये। ठीक। फिर सर संतोपथ हिमालय से भी निकलती है सर, गंगोत्री से भी निकलती है, 2 जगह से निकलती है। मानने को तो कुछ भी मान लो, तो मान लो कि भागीरथी के बालों से निकलती है, स्वर्ग से निकलती है, कहीं से मान लो, ठीक। कहने का जहाँ मतलब ये राखी कि गंगा कब बनती है? नहीं, गंगा तो आके नीचे मैदान बनती है। गंगा जो है बनती है ऋषिकेश में, ऋषिकेश से। सर ये क्या नाम है, ये है ना जो ऋषिकेश में सर, वो है क्या बोलते हैं उसे? गंगा मैदान में आती है हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में, ये सर। और गंगा जो है गंगा कहलाती है ऋषिकेश से, ठीक। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। अध्यारोपित नदी क्या होती है? जो बहुत भयानक भयानक बीहड़ जो है वो काटती चलती है, ठीक है, वो अध्यारोपित नदी होती है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है, तो यमुना की सहायक नदी होगी बेतवा। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा, अलकनंदा के ही किनारे बद्रीनाथ का मंदिर है, यही आगे चल के गंगा बनेगी। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अब्बाह का, पूर्ववर्ती अब्बाह का उदाहरण है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी, बिहार का शोक बोलते हैं इसको। गोरखपुर किसके किनारे स्थित है? राप्ती नदी के। गोरखपुर किसके नाम पर स्थित है? राप्ती नदी के। अच्छा ये क्वेश्चन और ऐसे पूछ सकते हैं, नाम में याद आ गया, वाराणसी जो है इसका नाम वाराणसी क्यों है? सर ये तो पता नहीं है मैं। सर हम तो वाराणसी और प्रयागराज में बहुत कंफ्यूज होते ही। प्रयागराज इलाहाबाद है। इलाहाबाद में है, प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं। बनारसी बनारस को कहते हैं। इसका नाम वाराणसी क्यों है? है कोई? यहाँ ये 2 नदियों के नाम पे पड़ा हुआ है, एक है वरुणा नदी और दूसरी है अस्सी, ठीक है। ये 2 नदी हैं, 2 नदियाँ और बहती हैं यहाँ वाराणसी में, एक वरुणा नदी और दूसरा अस्सी नदी, ठीक है। तीसरी गंगा बहती है वहाँ, ठीक। तो ये 2 नदियों के नाम पे वरुणा और अस्सी, इसके नाम पे ये वाराणसी जो है नाम पड़ा है इसका। जिन राज्यों से होकर ये देखो, यमुना के किनारे यमुनोत्री है, मतलब ये यमुनोत्री जो है वहाँ से निकली है, सॉरी यमुना निकली है यमुनोत्री से। कृष्णा कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकली है। महानदी सिहाबा पहाड़ी से निकली हुई है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है, नदी बहती है, वो जगह कौन सी है? कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक किसका है? गोदावरी का। कृष्णा की सहायक नदी है? नहीं है, तो ये छोड़ दो, तेल नदी नहीं है इसकी सहायक। सहायक नदियाँ देखो पूछी गई हैं, मालप्रभा कृष्णा की है, हेमावती कावेरी की है, मंजरा गोदावरी की है, प्राणहिता गोदावरी की है। वह नदी जो भंस घाटी से प्रभावित होती है तो तापी। अब ये सहायक नदी फिर पूछी गई। बैन गंगा गोदावरी की है, तवा नर्मदा की है, दूध गंगा कृष्णा की है, हेमावती ये कावेरी की है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, याद करना।
वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, मुल्ताई के पवित्र तालाब से, ताप्ती नदी। कोसी नदी का स्रोत कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। कोसी बिहार से भी आती है ना, बिहार से आती है। वह नदी घाटी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, महानदी। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा और तापी। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? बैगाई। पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा। रिफ्त घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी, नर्मदा। नर्मदा कहाँ प्रवाहित होती है? सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के मध्य में। ज्वार नदमुद बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, वो नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, वो कौन सी है? कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, वो क्या है? हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर। ठीक है। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे अधिक प्रदूषण जिसे फैलाओ। सर यमुना। दामोदर। सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। ठीक है, तभी से जैविक मरुस्थल कहते हैं। सर जी ओके। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना समझौता हुआ है, ये केन और बेतवा पर। हगरी सहायक नदी किसकी है? हगरी तुंगभद्रा नदी की। संकोश नदी सीमा बनाती है असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? अरुणाचल और असम के बीच में। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूरब की ओर। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी। गोदावरी की मंजरा। कृष्णा की भीमा। यमुना की केन। विष्णुप्रयाग ये कौन सी नदियों के संगम पर है? तो धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है, देखो तीसरा प्रयाग मिल गया, ये विष्णुप्रयाग मिल गया आपको। ठीक है, ये धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। धौली कहाँ है? भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक कहाँ अवस्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या है? खिरकी। औरंगाबाद का पुराना नाम क्या है? खिरकी। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र कौन सा है? नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा व कैप कमोरिन के बीच स्थित है कोरोमंडल तट। श्री हरिकोटा द्वीप, आप जानते हैं यहाँ से खूब परीक्षण होते हैं, तो ये पुलिकट झील पर स्थित है, पुलिकट झील के किनारे स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ है? कच्छ के रन में। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? समुद्र से सबसे कम ऊंचाई वाला? केरल का कुट्टानाड, कुट्टानाडु या कुट्टानाड। वह राज्य जो समुद्र से सबसे कम ऊंचाई पर है वो है केरल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, अमीनी द्वीप जो भी दिए गए हैं उसमें से नहीं है। वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। बेअंत साखोधर ये द्वीप कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। पिरम द्वीप कहाँ है? खंबाट की खाड़ी में। द्वारका द्वीप कहाँ है? अरब सागर में। दीव कहाँ है? कठियावाड़ तट पर। बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में।
वह द्वीप जो भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, मिनी का है। केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बताओ, ये लक्षद्वीप और मिनी का के बीच में कौन सा चैनल है? अभी पढ़ाया था आज। सर 8 डिग्री। हाँ, गुड गुड सर, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। केरल तट को इस नाम से भी जानते हैं। केरल तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। केरल तट को मालाबार तट भी बोलते हैं। वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पन्न करता है वो है गोंडवाना समूह। बेलीकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। बेलीकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। ठीक है। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है। हिमनद का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। ठीक है। जी सर जी। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट नहीं, चित्रकूट है। झरना, जलप्रपात को क्या बोलते हैं? झरना। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच में। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, बहुत खूबसूरत है, यहाँ टहलने जाओ कभी। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी जगह का नाम है। हजारों लाखों तरह के फूल यहाँ हैं। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। मिलाम ग्लेशियर। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। झरना, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। बट्टापराई जलप्रपात पैझार नदी बनाती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। नदी बह रही होती है, एकदम ऊंचाई उसको मिल जाती है। अब इसको नीचे ज़मीन मिलती है तो क्या करेगी? ऊपर से गिरेगी। यही झरना है, और कुछ झरना नहीं होता। ठीक है, एकदम ऊंचे से आ रही है, आगे एकदम नीचा मिल गया इसको तो क्या करेगी? पानी ऊपर से गिरना शुरू हो जाएगा। लोग यहीं नहाना शुरू कर देंगे, आके नाचेंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, हो हल्ला करेंगे, फोटुआ खिंचाएंगे, वीडियो बनवाएंगे। ठीक है कि देखो इतने आप मेरी गंगा मेरे का गाना शूट हो जाएगा सर। रील बनाएंगे, और रील बनाते हुए फिसल जाएंगे, पत्थर से नीचे बह गए। हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले सर एक रील आई थी, उसमें काफी एक फैमिली पूरी गिर गई थी नीचे। रील बड़ा चक्कर है। कैसे बनती है रील? हम तो सीख ही नहीं पाए आज तक। सर इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, बता देंगे। तुम हो इंस्टाग्राम पे? पहले था सर, अब नहीं हूँ। नहीं, पहले के बाद उनका डिलीट मार दिया कि फोटो की आईडी बंद कर दिए? नहीं सर, आईडी बंद कर रखी है। जब पेपर वगैरह हो जाएंगे फिर तब- देखेंगे, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता फिर बनाएंगे रील। ये बात तो सही है। मतलब काम है, मतलब विकल्प है, रील ही बनाने का विकल्प है कम से कम, है ना। देखिए, अच्छा गर्म झरने भी होते हैं कहीं। कोई लोग वहाँ गए? देहरादून गए कोई? देहरादून देहरादून के पास में जाओगे तो वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा एक जगह है, सहस्त्रधारा नीचे है। तो यहाँ भी एक झरना बहता है छोटा सा। लोग कहते हैं यहाँ गंधक का पानी आता है, गंधक का पानी। जिसके भी चर्म रोग हो वो इस पानी से नहा ले, चर्म रोग सही हो जाता है इसका। गंधक का पानी आता है सब। किसी का भी चर्म रोग हो वो सही हो जाता है। तो गर्म पानी के भी कुछ स्रोत हैं जहाँ जहाँ गर्म पानी आता है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्त पानी है, महाराष्ट्र में बज्रेश्वरी है, राजस्थान में नारायणी है। सभी गर्म पानी के स्रोत हैं। उष्मागतिकी थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। जलप्रपात देखिए, बरकाना कहाँ है? कर्नाटक में। खंडाधार कहाँ है? उड़ीसा में। बाजाचल कहाँ है? केरल में। पलानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है? कुंजिकल, कर्नाटक का। वह झील जो भारत के 2 राज्यों की सीमा साझा करती है, पुलिकट। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर। नमक बनता है खूब ढेर सारा यहाँ पर, राजस्थान में जयपुर के पास में है।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। वह जलाशय है जिसमें मध्य प्रदेश में हरसुद नगर जलमग्न हो गया, पूरा नगर ही समा गया, तो इंदिरा सागर झील। रहस्यमयी झील किसे बोलते हैं? रूपकुंड को। नाम ही इसका रहस्यमयी है, रूपकुंड। जौन देखता है वो सुंदर हो जाता है। तुम लोग जाओ, सब लोग रूपकुंड में झांको और फिर देखो शीशा, बदल जाओगे। तुम्हारे घर वाले भी तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे। आधार मगन हो जाए। आधार कार्ड भी तुम्हारा बेकार हो जाएगा। ठीक है, कोई काम लायक नहीं बचोगे। है, सोचो तुम्हारा अगर रूप चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तुम किसी काम के नहीं बचोगे। समीक्षा सर दिवाली। आपने रामायण देखी? रामायण रामायण देखिए। उसमें सर क्यों है कि रावण के पास ना एक बंदा होता है, तो रावण कहता है उससे कि भाई तेरे को हनुमान को रोकना है जड़ी बूटी लाने से। वो कहता है ठीक है भाई। तो कहता है कि कोई सुना है कि तुम कोई भी रूप ले सकते हो? तो कहता है हाँ। सर मेरे ख्याल से वो रईस में झील से हो गया, नहाया होगा वो। बात सही है तुम्हारी, लेकिन एक ही बात चेंज होगा, रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, जो बन जाएगा बन जाएगा, रैंडम मिल जाएगा तुमको जो मिलना होगा। मुंबई की मीठी नदी कहाँ से निकलती है? बिहार झील से। बिहार झील से। चिल्का झील कौन सी है? उड़ीसा। भारत में फुलहार झील कौन सी है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है फुलहार झील? फुलहार झील कहाँ है? पीलीभीत। क्या निकलता है यहाँ से? सर पता नहीं पर निकलता क्या है कि पीलीभीत में है। नहीं, पीलीभीत में है तो यहाँ फुलहार झील से निकलता क्या है? पानी निकलता होगा सर। कौन सा पानी? नाम क्या है उस पानी का? ये तो पता नहीं मेरे को। उस पानी का एक नाम है। सर आपको पता होगा, आप बता दीजिए। हाँ, गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी। सर हाँ, गोमती नदी के किनारे तो लखनऊ बस है। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है वो फुल्ला झील है। यहीं से उद्गम हुआ है इसका, गोमती नदी का। ठीक है, यही पानी जो निकलता है वो गोमती नदी के रूप में विख्यात है। लखनऊ सर यहीं बसा ना? हैं? अच्छा ये बताओ, गोमती जो है वो किसकी सहायक नदी है? गंगा की है कि यमुना की है? सर गंगा की है। जी सर। तो ये गंगा से कहाँ मिलती है सर गोमती? ये तो नहीं पता कहाँ। ये एक स्टेट में बहती है, मिलती है। हमारे स्टेट में नहीं मिलती, यूपी स्टेट में ही है। गाजीपुर में। गोमती गंगा से। गाजीपुर में मिलती है सर। हाँ, तो गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है, और ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं अभिषेक कि वहाँ ये मिलती है। सर मुझे याद नहीं था। हाँ मिलती तो है। तो ये इस तरीके से आज का ये पूरा बहुत कठिन जो है, भूगोल बड़ा कठिन चीज़ है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है, लेकिन कठिन भी है। सर इंटरेस्टिंग तो है, बस टाइम चाहिए थोड़ा। हाँ, टाइम चाहिए थोड़ा सा। चीज़ों को जब रिसर्च करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, है ना, तो अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है। अच्छा, हमें आज लग रहा है बहुत ही वो कि आज लोग जो है त्यौहार अधिक मना रहे हैं, आज लोग कम आ रहे हैं बहुत। तो जो आज रात में टेस्ट रखा है वो कल रख देते हैं, ठीक है, आज नहीं रखेंगे।